अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक यू ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। जैसा कि बेटा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो यहाँ पर बेटा आज हम इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्रू क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस चैप्टर के 5 मार्क्स है बेटा, तो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 के 10, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के 5 और एग्रीकल्चर के 5 तो हुए 10, यानी आउट ऑफ 20 जो हिस्सा आते हैं ज्योग्राफी के, उसमें से आपके 20 इंशाल्लाह इन 2 चैप्टर से आपके 10 मार्क्स, यानी अगर 20 टोटल है तो 20 में से 2 चैप्टर्स के 10, तो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो चलिए बेटा हम इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि ये टर्म एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर को हम उर्दू ज़ुबान में हम एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में एग्रीकल्चर के लिए वर्ड यूज़ क्या होता है, ज़िरात। आपने सुना होगा ज़िरात, पैदावार, ऐसी ज़िरात याद रखिएगा। ज़िरात कहते हैं किसको, एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, एगर एंड कल्चर। एगर का मतलब क्या होता है, सॉइल, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है, इट इज़ एग्री और कल्चर। ये एग्री का मतलब क्या हुआ, कल्चर, ठीक है। एग्री का मतलब, एग्री कहाँ से आया, वर्ड एगर से आया है। एगर का मतलब क्या है, सॉइल। हाँ, एगर का मतलब सॉइल। कल्टीवेशन का मतलब, कल्चर का मतलब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस या कल्टीवेशन कहिए, प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्चर का मतलब यहाँ पर क्या है, कल्चर एक बहुत बड़ी टर्म है। कल्चर मटेरियल होता है, कल्चर वे ऑफ लाइफ होता है, कल्चर प्रैक्टिस होती है। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हाँ, विद सॉइल, फ्रॉम सॉइल। तो हमने इसीलिए यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बेटा आंसर में हम लिखेंगे, ठीक, अगर हमसे पूछा जाए what does mean by term agriculture, या हमसे पूछा जाए what is agriculture, तो हम जवाब में लिखेंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, ये आर्ट एंड साइंस है, आर्ट एंड साइंस है। कल्टीवेशन का, कल्टीवेटिंग किससे, सॉइल से, सॉइल से कल्टीवेट करना, सॉइल के ऊपर हम कल्टीवेशन करते हैं। हम क्रॉप्स को उगाते हैं, रियरिंग लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना, प्लांटेशन को करना, क्रॉप्स को उगाना, उसी के आर्ट को, साइंस एंड आर्ट, कल्टीवेशन को, कल्टीवेशन, रियरिंग द क्रॉप्स, कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर तो हो गया, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है ना। एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी के लिहाज से, हाँ, इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन सेक्टर में भी आता है। दूसरी बात बेटा, हिंदुस्तान के 80% लोग इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर अब कल को पूछा जाए प्राइमरी एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, तो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर। आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो इस पर बनता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक जो टॉपिक है उस पर हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। तो कहा जाता है दूसरा, क्योंकि जब आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग आता है हमारा दूसरा ही टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमारे पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव भी है, हमारे पास इंटेंसिव भी है। तो अगर पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर में जो प्रैक्टिस होती है इंडिया में, वो क्या है, तो हम बोलेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया आर, पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग क्या है, जहां पर ट्रेडिशनल तरीके से क्या होती है, फार्मिंग होती है। हाँ, क्यों ये इंडिया में डिफरेंट तरीकों से होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग ये पहली फार्मिंग है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नामों से जानी जाती है, कहीं पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, तो हम पहले नाम लिखेंगे। इसकी जो पहली टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग, जो सबसे अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग
फार्मिंग थी, दूसरी जिसे कहा जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग, जो दूसरी प्रैक्टिस है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिव प्रैक्टिस है। इंटेंसिव जहां पर हम हाई कैपिटल को यूज करते हैं, फार्मिंग को यूज करते हैं, हम बेटा न्यू इरिगेशन टेक्निक उसको यूज करते हैं, प्लांटेशन की टेक्निक उसको यूज करते हैं, लेबर को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता है वहां पर हम फैमिली मेंबर्स है उनकी मदद लेते हैं। इंटेंसिव में हम फैमिली मेंबर नहीं बल्कि यूज ऑफ लेबर करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद तीसरी टाइप जो है वो है कमर्शियल फार्मिंग, जहां पर हम फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं एज अ बिजनेस, यानी हम बिजनेस के उसूल यूज करते हैं। हम क्रॉप्स को मार्केट के लिए क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, हम क्रॉप्स को उगाते हैं मार्केट के लिए, इंक्लूड जिसमें प्लांटेशन भी आती है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मेरा बेटा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? हाँ, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम भी दिया जाता है। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये स्लैश एंड बर्न एक अलग किस्सा है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। हाँ, हाउ इट इज नोन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, इसे किस नाम से या किस तरीके से हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। शिफ्टिंग, ये स्लैश एंड बर्न क्या होता है? फार्मर बेटा एक पैच को क्लियर करते हैं, ठीक है, उसको एक पैच को क्लियर करते हैं जंगल में, उस पर क्या करते हैं अपने गुजारे को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। फिर क्या करते हैं, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी, जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, फार्मर शिफ्ट करते हैं और दूसरी जगह पर एक बहुत बड़ा सा क्या करते हैं, एक पैच को फिर से एक बार साफ करते हैं, उस पर बेटा पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को जलाते हैं। जो जले हुए पेड़ जब वो राख हो जाती है, वो जले हुए पेड़, तो उस राख में क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं। ये फर्टिलिटी, ये जो सॉइल है ये बड़ी रिच और फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें राख मौजूद होती है। कुछ 10-15 साल निकल जाते हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी जो है कुछ साल तक रहती है, फर्टिलाइज रहती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और फिर ये दूसरी जगह लेते हैं जिसे शिफ्टिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह से फर्टिलिटी भी रहती थी। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो। देखिए बेटा मसला क्या है, इस टाइप के एग्रीकल्चर में ये प्रिमिटिव में आता है। ये जो स्लैश एंड बर्न है ना, ये किसका टाइप है, प्रिमिटिव का टाइप है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मर डज नॉट यूज, खादों का इस्तेमाल नहीं है, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल नहीं है। किसमें, स्लैश एंड बर्न में। ये प्रिमिटिव है, बेसिक एग्रीकल्चरल फार्मिंग में आता है। बेसिक जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जब बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था उसमें क्या आता है, स्लैश एंड बर्न। तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं, इसीलिए जो फर्टिलिटी है उसको हम बढ़ा नहीं पाते हैं, हमें वेट करना पड़ता है कुछ और साल। फिर ये अलग अलग नामों से इंडिया में जाना जाता है। जमिंग नॉर्थ ईस्टर्न में, हाँ आसाम और मेघालय मिजोरम में बेटा ये जुमिंग के नाम, और नागालैंड में जुमिंग के नाम से जाना जाता है, यानी वहां पर स्लैश एंड बर्न को जुमिंग का नाम। वहीं पर बेटा मणिपुर में इसे पामलो के नाम से जाना जाता है। दीपा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ और बस्तर एरिया में या अंडमान निकोबार में जाना जाता है। हाँ, वहीं पर आप देखोगे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसे अलग अलग दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है। इंडिया में तो हमने देख लिया, चलिए दुनिया के अलग अलग, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुला में इसे कोनोको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। यही इसी तरीके की, यही प्रिमिटिव कल्टीवेशन को, हाँ, सेंट्रल अफ्रीका में इसे मैजोल के नाम से जाना जाता है। रिमेंबर दैट। हाँ, अभी हमने क्या देखा इंडिया में, तो अगर कल को पूछा जाए कि इंडिया में किस नाम से जाना जाता है तो पहले वाले हिस्से में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से बेटा वो ध्यान देखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, हाँ इसके कैरेक्टर्स बताइए। वहां पर हमें प्लांटेशन पढ़नी थी 1 by 1 पॉइंट, यहाँ हमने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन के आगे हम आंसर भी बताएंगे और हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। प्लांटेशन भी फार्मिंग ही है, हाँ, इसमें कमर्शियल फार्मिंग का बच्चा है, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग का ही बेटा है।
कौन? ये जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन में क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है शॉर्ट में अगर पूछा गया तो, अगर लॉन्ग में तो फिर आपके पास आंसर तैयार है, देखिएगा डिस्क्रिप्शन से लिंक से फिर आप बेटा इन क्वेश्चंस इन आंसर्स को अपन डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिंगल क्रॉप जब उगाई जाती है लार्ज एरिया पर, हाँ इसमें कैपिटल इंटेंसिव, याद रखिएगा इसमें खर्चा बहुत आता है, ये कैपिटल इंटेंसिव भी है, लेबर इंटेंसिव भी है। प्लांटेशन का जो कैरेक्टर है ना क्या है, ये लेबर इंटेंसिव भी है। रिमेंबर इट इज अ लेबर इंटेंसिव एज वेल एज इट इज, ये लेबर इंटेंसिव भी है मेरा बेटा और कैपिटल इंटेंसिव भी है। तो क्या होगा इसमें माइग्रेंट लेबर्स का रोल इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने की थी वो कमर्शियल फार्मिंग ही थी। वो कमर्शियल फार्मिंग के साथ साथ एक और चीज थी, प्लांटेशन थी। तो प्लांटेशन के लिए क्या हो रहा था, प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट था ना लेबर, और इंडिया में लेबर्स को तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया से लेबर्स को अलग अलग जगहों पर लगाया था। तो फिर इसकी एग्जांपल क्या है, इंडिया में कमर्शियल फार्मिंग की शुरुआत किन्होंने की, ब्रिटिशर्स ने की। फिर क्या किया, टी नेटिव क्रॉप है नहीं, कॉफी नेटिव क्रॉप है नहीं, शुगर केन भी असल में नेटिव क्रॉप नहीं, और रबर भी असल में नेटिव क्रॉप नहीं है। ये चारों क्रॉप्स क्या है, नॉन नेटिव क्रॉप्स है, इंडिया के क्रॉप्स नहीं इंट्रोड्यूस किए गए प्लांटेशन में इंडिया में। कैरेक्टर्स देखेंगे इस प्लांटेशन के, हाँ इस फार्मिंग के बेटा प्लांटेशन के कैरेक्टर्स, प्लांटेशन बहुत ये लार्ज स्केल लैंड पे होता है और लार्ज लेवल है। हाँ प्लांटेशन है वेरी लार्ज एरिया, कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, लेबर इंटेंसिव है और माइग्रेंट लेबर यूज होता है। इट इज डन बाय मेनली फॉर मार्केट, ये मार्केट के लिए बेटा होता है, ठीक है। द सोल एम इज, इसका मेन मकसद प्रॉफिट होता है। इट हैज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और इसके बीच में बेटा इंटरफेस करता है। ऑल प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रियों में बेटा एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होता है। हो गया आपका क्लियर, आगे चलेंगे। इसी के साथ ये कह रहे हैं नेम वन बेवरेज क्रॉप, क्वेश्चन है बताया जाता है इसी के साथ कि एक बेवरेज क्रॉप का नाम बताइए। नेम वन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बेवरेज क्रॉप बताइए। बेवरेज क्रॉप कौन आती है, दो, कौन कौन सी बेवरेज क्रॉप, कौन कौन सी, वो क्रॉप्स जो हम पीने के लिए यूज करते हैं। पूछा गया था ना पिछले साल ऑब्जेक्टिव, बार बार पूछा जाता है ना, डैश इज अ बेवरेज क्रॉप, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डैश में टी या कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है मेरा बच्चा, बेवरेज क्रॉप है। तो बेवरेज क्रॉप क्या करेंगे, अब हम जरा बताते हैं कि बेवरेज क्रॉप के लिए कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए। अब 4-5 चीजें आप याद रखोगे, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इन सारी क्रॉप्स के लिए कुछ मेथडोलॉजी मैं बता रहा हूं, लास्ट पर क्रॉप टेबल भी दूंगा। क्या होगा, आपको टेम्परेचर याद रखना है, इस क्रॉप में टेम्परेचर को डिस्कस करना है कि दिस क्रॉप रिक्वायर्ड दिस टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर के बाद आपको याद रखना है कि सॉइल कैसी चाहिए, दूसरा कैरेक्टर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको मार्क्स बहुत मिलेंगे वो है बेटा सॉइल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पे उगती है, यानी एरियाज को डिस्कस करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे उगती है, एरियाज को डिस्कस करोगे। एरियाज के बाद इरिगेशन, रेनफॉल को डिस्कस करोगे कि कितनी बारिश जरूरत है। और क्रॉप सीजन याद रखिएगा, क्रॉप पैटर्न को भी डिस्कस करोगे कि कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ है कि रबी है। अब जरा देखते हैं, टी क्या है, इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। ये ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगती है। 21 डिग्री टू 29 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए जरूरत है, बहुत अच्छी इसकी बड़ी मांग है। ये प्लांटेशन क्रॉप है। हाँ, द हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड इन समर्स। फिर क्या है, ये लोवेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ टी इज, सबसे कम अगर होगा तो 16 डिग्री सेल्सियस होगा। बारिश 150 to 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन। द श्रब्स रिक्वायर फर्टाइल, इसे फर्टाइल माउंटेन सॉइल चाहिए, फर्टाइल यानी जिसमें ह्यूमस हो। हाँ, सॉइल मिक्सड विद लाइम एंड आयरन, ऐसी सॉइल जिसमें लाइम और आयरन हो। द सॉइल शुड बी रिच इन ह्यूमस, मैंने पहले कहा यह ह्यूमस रिच होनी चाहिए। जियोग्राफिकल कंडीशंस स्क्रीनशॉट लीजिए या डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और यही पहले बेटा इसी क्वेश्चन का थोड़ा रह गया, द टी कल्टिवेशन नीड्स वेल ड्रेनेड लैंड चाहिए, हाँ, क्योंकि पानी रुकेगा तो बेटा वो इन प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। हैवी रेनफॉल बट नो स्टेंगेसी, अगर बहुत सारी बारिश हुई, क्योंकि कुछ जगहों पर 300 जो मेघालय मिजोरम का एरिया है वहां पर 300 मिलीमीटर तक बारिश होती है, मगर अगर बारिश होती है तो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी निकलना चाहिए साथ साथ। हैवी रेनफॉल इसको खराब भी कर सकता है अगर वो पानी रुका, ठीक है। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेनेड सॉइल इसको जरूरत है, हाँ, जिसमें ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर हो। बशेस रिक्वायर वार्म मॉइस्ट फ्री यानी वहां पे वो मॉइस्ट फ्री रहना चाहिए, क्लाइमेट मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट रहना चाहिए। चले आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, यानी जियोग्राफिकल कंडीशन की भी बात करनी है, पिछले साल पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। राइस क्या है, वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप है, स्टेपल फूड क्रॉप है, हम लिख सकते हैं राइस इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। पूछा गया है 2 स्टेपल फूड क्रॉप है मेरा बेटा, एक राइस है एक व्हीट है, हाँ, राइस एंड व्हीट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप, बट हम यहां पर राइस की बात कर रहे हैं तो हमने कहा राइस वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप कहां पे है, इंडिया में है। राइस सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आपका ऑब्जेक्टिव यहां से निकल आएगा क्या अगर पूछा गया, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, और वेस्ट बंगाल स्टेट्स के लिहाज से वेस्ट बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेट करती है। तीनों चीजें याद रखो, इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर, सेकंड। दूसरी चीज बेटा इंडिया में स्टेट्स के लिहाज से वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, हायर एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। फिर क्या कहा जाता है, इट इज ग्रोन ऑन अबाउट 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, जो इंडिया का टोटल क्रॉप्ड एरिया है जिस पर कुल हम फसल चौथे हिस्से पर ये उगाई जाती है। हाँ, हमने कल पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स और ईस्ट कोस्ट डेल्टाज में ये क्रॉप उगाई जाती है। इसे एल्यूवियल सॉइल चाहिए, हाँ, कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो बेटा इसलिए फूड प्रोवाइड करवाना, इसलिए राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइट। राइस इज अ ट्रॉपिकल प्लांट, कौन सा प्लांट है, ट्रॉपिकल प्लांट है। इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाँ, इसे कितना बेटा 24 डिग्री, यहां पर है 24 डिग्री, अब 24 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए। हाँ, अब जगह टू जगह बेटा हार्वेस्टिंग और यहां पर थोड़ी माइनर डिफरेंस है, हार्वेस्टिंग और हम यानी आगे और लास्ट पर यहां पर थोड़ा वेरिएंस पाया जाता है। 100 इट रिक्वायर्स, अगर इरिगेशन न मिला, अगर इसे बेटा इरिगेशन 100 सेंटीमीटर तक इसका रेनफॉल होना चाहिए, इट रिक्वायर्स, इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्टर्न, हाँ, वेस्ट बंगाल बेटा यहां पर है, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज में उगाई जाती है। इसके बगैर ब्रह्मपुत्र वैली और जम्मू कश्मीर में भी राइस की कल्टीवेशन होती है, ध्यान से सुनिएगा, राइस की कल्टीवेशन होती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन जो यहां से आता ही आता है। ये ज़ैड क्रॉप्स क्या होते हैं, ये ज़ैड नहीं है, ये असल में आया है जायद से। जायद ये कब आया था, जब मुगल रूल चल रहा था, तब ये पर्शियन टर्मिनोलॉजी, जब मुगल रूल चल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जब मुगल रूल चल रहा था तब इंडिया में, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में उस पर्शियन जुबान का असर देखा जा सकता है, अभी भी है। रबी है, खरीफ है या जायद है, ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है, ये बेटा पर्शियन, असल में इन ये अल्फाज पर्शियन जुबान के हैं, क्योंकि जो मुगलिया सल्तनत थी उस वक्त पर्शियन जुबान क्या थी, उस वक्त पर्शियन जुबान क्या थी, उस वक्त पर्शियन जुबान ऑफिशियल जुबान थी, ठीक है। तो उसका असर, जायद का मतलब होता है अलावा, एक्स्ट्रा, जायद का असली मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, ये यानी ये एक्स्ट्रा फसल थी। अब कहां पर एक्स्ट्रा थी, रबी और खरीफ के बगैर जो तीसरी फसल निकलती थी कुछ स्टेट्स में, उसे जायद का नाम दिया गया, याद रखिएगा। इसके बगैर 2 और क्रॉप्स है, रबी और खरीफ, दोनों कौन से अल्फाज है वजूदन, दोनों बेटा पर्शियन, कौन से अल्फाज है, पर्शियन अल्फाज है, हाँ, इनमें क्योंकि पर्शियन में भी अरबी का इस्तेमाल होता है। हाँ, चलेंगे अब जरा देखेंगे, इसके बगैर आप और टर्मिनोलॉजी देखना चाहोगे, पंजाब है, पंजाब 5 दरिया, ठीक है, 2 आब है, 2 दरिया, जहां पे 2 दरिया मिलते हैं उस एरिया को दोआब कहा गया। राजा तोडरमल ने यह टर्मिनोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, कहां पर, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में। चलिए
These are crops which are sown between the रबी एंड खरीफ। रबी और खरीफ में जो एक शॉर्ट पीरियड बचता है उस दौरान इन ज़ैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर एंड वेजिटेबल्स ये उगाई जाती है इस ज़ैद क्रॉप सीजन में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कौन सा आता है, विच आर द मेन क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन कौन है, क्रॉपिंग पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। मेंशन देयर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड, उनके ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड को डिस्कस कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है बेटा, इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं, रबी है, खरीफ है और ज़ैद। अभी डिस्कस किया जायद। हाँ, रबी खरीफ कौन है बेटा, इसे विंटर क्रॉप सीजन कहा जाता है रबी को। ये अक्टूबर से दिसंबर या बेटा अक्टूबर टू नवंबर या कुछ जगहों पर ये वैरिड रहता है। हाँ, एंड हार्वेस्ट कब होता है, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, कुछ जगहों पर बेटा मई टू अप्रैल। यहां पर वेरिएशन है, आप नीचे लिख सकते हो देयर इज वैरिड फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी एक कुछ 20 से 25 दिनों का वेरिएशन पाया जाता है जब आप स्टडी करोगे इसे थॉरोली। ठीक है, गर्म एरियाज में अक्टूबर दिसंबर, और बेटा सर्द एरिया जैसे जम्मू कश्मीर है वहां पर ये अक्टूबर नवंबर में ये सोइंग सीजन रहता है। आप याद रखिएगा कहां पर, जम्मू कश्मीर में। ये वैरी करता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर या जो हिमालयन एरियाज है, हिल एरियाज है, वहां पर सोइंग सीजन कब रहता है, अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक, दिसंबर में यहाँ पर सर्दियाँ बहुत आ चुकी होती है, इवन कि दिसंबर में तो कभी कभार बर्फ़ भी होती, अच्छी खासी बर्फ़ होती है। अक्टूबर नवंबर में बर्फ़ कश्मीर में एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, हुई थी आज तक, इस साल तो नहीं हुई बट अल्लाह का फजलो करम अब हुई है। और अब ज़रा देखते हैं बेटा रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है। एग्जाम्पल, वीट है, बेरली है, पी है, ग्राम है। हाँ, ये मेन रबी है। खरीफ क्रॉप्स कौन है बेटा, ये कब उगाई जाती है, मॉनसून के आने के साथ साथ। मॉनसून आया, बारिश आई, नमी आई तो ये फसलें स्टार्ट होती है। इन जून जुलाई, मई जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में होती है। राइस खरीफ क्रॉप है, गर्म क्रॉप है ना, खरीफ का मतलब ही है गर्म। इन्हें समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। उन्हें विंटर क्रॉप्स, रबी को क्या कहा जाता है, विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। हाँ, दीज आर ऑल्सो known as winter crops and these खरीफ crops are also known as summer crops। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, समर क्रॉप्स कहा जाता है। हाँ, ग्राउंड नट है, ये जो बेटा मूंग, कॉटन, जूट है ना, ये कौन सी, यहां से निकल आएगा आपका क्वेश्चन। जूट एंड कॉटन, मूंग है, तूर है, बाजरा है, जवार है बेटा। इसके बगैर जो माइज है या राइस है, ये कौन सी क्रॉप्स है, ये खरीफ क्रॉप है। अब जरा तीसरा देखेंगे, रबी। रबी और खरीफ के बीच में एक शॉर्ट पीरियड बचता है, शॉर्ट सीजन। देयर इज अ शॉर्ट सीजन, कब बेटा, समर मंथ्स और विंटर के बीच में, जिसे जायद कहा जाता है। सम ऑफ द क्रॉप्स इस सीजन की जो हमने अभी डिस्कस की, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर और वेजिटेबल्स। यहां से भी आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। चलिए आगे, हो गया ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट आर द ग्रोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मेन स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। मेंशन द मेन ग्रोइंग रीजन। स्टेपल फूड क्रॉप जो है, स्टेपल फूड क्रॉप राइस एंड व्हीट। याद रखिएगा, 2 स्टेपल फूड क्रॉप्स इंडिया की कौन कौन, राइस एंड व्हीट। उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस बताइए, कैसे हालात होने चाहिए। मेंशन मेन ग्रोइंग, और कहां कहां पे उगाई जाती है। राइस हमने पहले भी डिस्कस किया, एक फूड क्रॉप है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ लोग इसे यूज करते हैं। ग्रोइंग कंडीशन कैसी है, हाई टेम्परेचर, हाई होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, जो मैंने पहले आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल यहां पर बेटा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। एग्रीकल्चरल सीजन कौन है इसका, वो बेटा है खरीफ क्रॉप। जिस तरीके से बाकी कैलेंडर्स होते हैं उसी तरीके से एग्रीकल्चरल कैलेंडर भी है, जिसमें रबी, खरीफ और जायद आता है। ठीक है, तो यहां पर भी एग्रीकल्चरल सीजन कौन है, खरीफ है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे चले, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हुआ, एक बार फिर रिवाइज हुआ। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। नेम 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। फाइबर क्रॉप का आपका ऑब्जेक्टिव यहां से निकल आएगा, क्या है कि फाइबर क्रॉप कौन कौन है। आउट ऑफ दीज फाइबर इज नॉट मेन ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम क्रॉप। इनमें से कौन सा वो फाइबर है जो डायरेक्टली क्रॉप से ऑब्टेन नहीं किया जाता है बल्कि इनडायरेक्ट किया जाता है, वो क्या है,
राइट द नेम ऑफ इट्स प्रोडक्शन मेथड, उसका प्रोडक्शन मेथड बताइए। अब 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। ठीक है, हेम्प किसको कहते हैं? कोकोनट के ऊपर जो छिलका होता है ना, कोकोनट के ऊपर वो ब्राउन कलर का छिलका, उसे हेम्प कहते हैं। जूट तो पता ही है, वो वाला जूट, बोलने वाला जूट नहीं है जो आप खूब बोलते हो। ठीक है, ये कौन है बेटा? इसे क्या कहते हैं? इससे क्या बनती है? बोरियां बनती है, बैग्स बनते हैं। ये कॉटन, कपास, हाँ, इसके बगैर आप देखोगे इसे पटसन भी जूट को कहते हैं। ठीक, नेचुरल सिल्क, नेचुरल सिल्क कौन है? सिल्क की जब हम बात कर रहे हैं, सिल्क जो बेटा सिल्क रियरिंग से होता है। चलिए आगे, जहां पर हम कोकून उसको क्या करते हैं? रियर करते हैं मलबरी ट्रीज, मलबरी लीव्स के ऊपर। सिल्क इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली, सिल्क इनमें से वो फाइबर है जो डायरेक्टली हम हासिल नहीं करते हैं, ये ऑब्टेन किया जाता है इसमें सेरीकल्चर, यानी बेटा सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है, फिर उन वहां से एक फाइबर हमें मिलता है। ठीक है, जिसे हम सिल्क कहते हैं, एक फाइबर मिलता है उन कोकूनों से, सिल्क वॉर्म्स को रियर किया जाता है, जिस पूरे निज़ाम को हम सेरीकल्चर कहते हैं, यानी सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज सेरीकल्चर। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बेटा फिर से एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके फाइबर क्रॉप्स यहां से निकल आएंगे। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन आया है, डिस्कस द जियोग्राफिकल कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू ग्रो गोल्डन फाइबर एंड कॉटन। फाइबर और कॉटन, हमने कहा ना हर एक टॉपिक पर, हर एक क्रॉप पर हमने क्वेश्चन बनाया है। हाँ, हर एक टॉपिक पर ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ, हमें अपनी मोहब्बत से नवाजिए। चलिए बेटा, क्या है? कॉटन, फाइबर एंड कॉटन, गोल्डन फाइबर एंड कॉटन। जियोग्राफिकल कंडीशन, कैसी कंडीशन चाहिए इसको? हाँ, अब जरा देखिए ये कहां पर बेटा जियोग्राफिकल कंडीशन। सबसे पहले जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, हाँ पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है गोल्डन फाइबर। तो सबसे पहले वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल, यानी फ्लड प्लेन्स में क्या उगती है? वायर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहां पर हर साल नई सैलाबी मिट्टी बिछती है, उसमें क्या उगता है? जूट उगता है। होगली रीजन है ना वेस्ट बंगाल का, वहां पर सबसे ज्यादा उगती है, 90% वेस्ट बंगाल में उगती है। कौन? जूट कहां पे सबसे ज्यादा उगती है? वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा कितना? 90% ऑफ टोटल जूट। हाँ, जरा देखते हैं, हाई टेम्परेचर इसको जरूरत है ग्रोथ के लिए, किसको? जूट को। द जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसे बेटा अब अगर देखेंगे हम कॉटन के लिए बेटा क्या है? ये ड्रायर है, ये बेटा खुश्क फसल है, ब्लैक सॉइल में उगती है। जूट एल्यूवियल सॉइल में उगती है, किसमें? एल्यूवियल सॉइल में उगती है। और ये वाली ब्लैक सॉइल में कौन? कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है? ड्रायर। और कॉटन कहाँ पे उगता है? दक्कन प्लेट्यू में उगता है। वो कहाँ पे उगता है बेटा? जहां से फ्लड, जहां पर फ्लड सॉइल होगी। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, दोनों को बेटा बहुत अच्छा खासा रेनफॉल, अच्छा खासा इरिगेशन चाहिए। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए ग्रोथ के लिए। ये खरीफ क्रॉप है जिसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। कितने? 6 से 8 महीने लगते हैं किसके लिए बेटा? मैच्योर होने के लिए। हो गया आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, मेंशन एनी 4 यूज ऑफ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के 4 यूजेस बताइए। ये बेटा गनी बैग्स बनाने के लिए, मैट्स, रोप्स, यार्न और कारपेट बनाने के काम आता है। हो गया आपका। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय गवर्नमेंट इंप्रूव द कंडीशन। इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन जो हालत है उसको बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, क्या हुआ है इन द 1980s एंड 1990s। डिस्क्राइब 5 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ने 5 कदम कौन उठाए हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े एग्रीकल्चर में इंडिया के। 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो बेटा इसे टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के टॉपिक पे आप जाइए। हम यहाँ पर बेटा देखेंगे हमने अलग अलग किया है। पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वो सुधार जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, जो लॉज की सूरत में, पॉलिसीज की सूरत में होंगे। याद रखिएगा, यानी डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व
इन्वॉल्व किया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ, पॉलिसीज बनाई जाती है, याद रखिएगा पॉलिसीज और लॉ की सूरत में ये होती है। कौन सी? इंस्टीट्यूशनल चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चेंज ला रही है, कुछ नया ला रही है तो इंस्टीट्यूशनल चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ला रही है, 2000 रुपए मिल रहे हैं किसानों को, इंस्टीट्यूशनल चेंज है। फाइनेंस लाया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल चेंज है। जरा बेटा देखेंगे, कोलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉर्पोरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन है, हाँ, कल्टिवाइजेशन कोलेक्टिवाइजेशन है। ये कुछ प्रायोरिटीज थी जो सबसे, जो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। जमींदारी को एबॉलिश किया गया, ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। हाँ, वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग आउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को। इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स पर जो लॉज लाए गए वो एक इंस्टीट्यूशनल क्या है? रिफॉर्म है। क्रॉप इंश्योरेंस ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था, क्योंकि अक्सर जो डिजास्टर है, ड्रॉट हो, फ्लड हो, साइक्लोन हो, फायर हो या डिजीज हो, क्रॉप डैमेज होता था उससे, तो इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस लाया गया। पर्सनल इंश्योरेंस लाया गया, जो हमने अभी बेटा, हाँ, ग्रामीण बैंक्स को, या जिसे हम कहेंगे लो सब्सिडी लोन्स, केसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। केसीसी इज ऑल्सो अनदर इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, who are directly or indirectly connect with this agriculture। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम हुआ, सब्सिडीज दी गई, लो इंटरेस्ट लोन्स दिए गए, कि किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारे कौन है? इंस्टीट्यूशनल। चलिए अब जरा देखते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जहां पर टेक्नोलॉजी को, टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जरा देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से HYVs का इस्तेमाल हुआ, हाई यील्ड वेराइटीज का इस्तेमाल हुआ, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट तो होगी ना। HYV, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेर प्रोवाइडेड। मेथड्स ऑफ इरिगेशन को मॉडर्न किया गया। लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए। स्पेशल वेदर बुलेटिन, खबरें लगती है ना, हाँ आज बारिश होगी तो किसानों को कहा जाता है अपनी जमीनों को क्या करे? वेल ड्रेन रखे, यानी पानी की निकासी हो, वरना फसलें खराब होगी। अभी हमने पढ़ा था कि अगर प्लांटेशन में, अगर टी कल्टीवेशन में क्या रही, अगर वहां पर पानी रहेगा तो फसल खराब हो सकती है। वो कौन बताता है? वेदर बुलेटिन, यानी जो हमें खबर सुनाते हैं, जैसे सोनम लोटा जी कश्मीर में बड़े मशहूर है, ठीक। तो इसके बगैर रेडियो और टीवी पर इसके लिए बुलेटिन लगती है, खबरें लगती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया है, यानी ऐसी फसल, याद, ऐसी कीमत जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे तो न फसल नहीं बिकेगी। याद रखिएगा, ये किन के लिए किया गया है? ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल। जरा मैं इसमें एक एग्जांपल बताऊं, मेथड ऑफ इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, ये कहां, ये क्या है? ये तो ड्रिप इरिगेशन किसका मेथड है? ड्रिप इरिगेशन मेथड है, किस चीज का मेथड है? ये मेथड है, ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, ठीक। फ्लड इरिगेशन को क्या किया गया? खत्म किया गया। नहीं, फ्लड इरिगेशन नहीं करना है, पानी की कमी होती है। ड्रिप इरिगेशन। आगे चले, हो गया आपका एक क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भूदान और ग्रामदान क्या है? क्यों इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं? भूदान और ग्रामदान विनो भावे ने स्टार्ट किया था। हाँ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन पोस्ट इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन था। आजादी होने के बाद एक और इनकलाब आया जो भूदान और ग्रामदान की शक्ल में हमें देखने को मिला। क्या था? इट इज कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्यों कहते हैं? बिकॉज सम जमींदार, कुछ जमींदारों ने क्या किया, जो जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, जिनके पास गांव के गांव थे, उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया। किन में? लैंडलेस लोगों में। एंड मेनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड, और कुछ ने तो कहा हम अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीब जमींदारों को देंगे। हाँ, ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। क्या, क्यों डर था, क्यों उन्होंने दिया? क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट भी एक उनके सर पे एक मुसीबत मंडला रही थी, तो उस वजह से उन्होंने दिया। दूसरा, इसमें रोल किसका है? विनो भावे का। विनो भावे का। विनो भावे कौन थे? स्पिरिचुअल
हाँ हियर स्पिरिचुअल हियर थे किसके, गांधी के सक्सेसर थे स्पिरिचुअल। एम के गांधी जो थे ना, एम के गांधी महात्मा गांधी जी के जो सक्सेसर थे, हाँ जो उनके शागिर्द थे, याद रखिएगा डिसिपल थे, किसके, डिसिपल ऑफ एम के गांधी। वो गांधी जी की तालीमात को फैला रहे थे। तो उन्हीं को तिरुचिरापल्ली में आंध्र प्रदेश में कुछ जमींदारों ने क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जमीन दिलवाइए। तो वहां से जन्म होता है किसका, इस ब्लडलेस रेवोल्यूशन का, इस भूदान और ग्रामदान का। चले आगे, चलिए हो गया क्लियर। अब चलते हैं आगे, कमर्शियल फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या फर्क है, कुछ सूटेबल एग्जांपल्स दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसिस्टेंस जो प्राइमरी है, जो बेसिक फार्मिंग है, तो प्रैक्टिस ये छोटे छोटे पैचेस पे प्रैक्टिस होती है। कमर्शियल फार्मिंग बड़े पैचेस, इसमें छोटे प्लॉट्स होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग बड़े बड़े प्लॉट्स पे प्रैक्टिस होती है एज अ बिजनेस। प्रिमिटिव टेक्निक्स यानी छोटे दर्जे के टूल्स, या बेटा जिसे कहेंगे ट्रेडिशनल टूल्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज की जाती है। मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। प्रोडक्शन जो होगी ना वो लोकल मार्केट में बिकेगी, किसकी, सबसिस्टेंस की। सबसिस्टेंस जो बेटा बुनियादी फार्मिंग है। अब प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट, और जो कमर्शियल फार्मिंग होगी ना इसमें ऐसे 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 क्रॉप्स उगाए जाएंगे कि वो कंपीट कर सके इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ ग्लोबल मार्केट को कंपीट कर सके। ये मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है, यानी ये रेन फेड क्रॉप्स होती है ज्यादातर, ये इरिगेशन फैसिलिटीज होती है। इसमें मॉडर्न इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें फैमिली मेंबर्स लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, अभी हमने लिखवाया था, इसमें लेबर को हायर किया जाता है। लेबर को हायर यानी उनको मजदूरी दी जाती है। इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स, महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते हैं। मैंने पहले कहा ना ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ये मॉडर्न फार्मिंग है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। इंशाल्लाह ताला क्लियर होता हो रहा होगा, क्लियर हो गया होगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, आपको मदद मिलेगी इंशाल्लाह हमारी कोशिश से। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स ऑफ इंडिया, पहले ही डिस्कस किया, टी एंड कॉफी। क्या है बेवरेज क्रॉप्स, है ऐसी क्रॉप्स जिनको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, ऑलरेडी डिस्कस किया। जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, हमने कहा फाइबर कौन सा है, जूट है बेटा, जो गोल्डन फाइबर कहलाता है। ये वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, एल्यूवियल सॉइल होनी चाहिए, फ्लड प्लेन्स में उगती है। हाँ याद रखिए जहां पर कौन सी सॉइल होगी, बांगर या खादर, यानी खादर सॉइल में अच्छी उगेगी। हाँ हाई टेम्परेचर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसे। ठीक है, जहां पर एक पैच को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। आप बेटा यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमने ये सबसे पहले डिस्कस किया था स्लैश एंड बर्न। चलिए यहां तक बेटा इंशाल्लाह रहमान क्वेश्चन ज्यादातर हो गए हैं। बस एक चीज जो है वो है बेटा ये क्रॉप टेबल। इस क्रॉप टेबल को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, आगे इंशाल्लाह रहमान बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्रॉप टेबल आपको बहुत मदद करेगा। हमने इसमें क्या किया है, हमने आप देखिए यहां पर आई विल टेक द हेल्प ऑफ अनदर कलर। हाँ राइस है, वीट है, मिलीट्स है, यहाँ पर बेटा मिलीट्स जो भी आते हैं, ठीक, और माइज है, पल्सेस है। पूरा आपको पूरा जो ये क्रॉप टेबल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। हमने सारे यानी आसानी से आप इन क्रॉप्स को याद रखोगे, राइस, कॉटन, जूट सब इसमें ऐड है। ठीक है, इसमें क्रॉपिंग सीजन कौन आता है, राइस का, वीट का क्या आता है, मिलीट्स का क्या आता है, हाँ माइज का, पल्सेस का, फिर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेनफॉल, इसमें बेटा फिर रेनफॉल के बाद सॉइल कैसी होनी चाहिए। इसे हमने नाम दिया है क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्रॉप्स टेबल या क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। याद रखिएगा क्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंटरनेट पर भी मिलता है, बट बेटा जो मेहनत हमने इसमें की है वहाँ से इतना बेहतर तरीके से आपको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से, हम डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक होगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आसान हो जाएगा आपका चैप्टर इससे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बेटा कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको हमारे काम से आपको हेल्प मिल रही होगी। तो बेटा हमें भी क्या चाहिए, हमें आपका हमें आप नीचे बेल जो हमारा दिया गया है उस पर आप क्या कीजिए, उस पर आप अपना अंगूठा मार दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।